हमारे साथ बैठे हुए पीटीआई के जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर अहमद रशीद भट्टी साहब। कनाडा से मैंने फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 4 साल की डिग्री की, फिर मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर 7-8 साल सर्विस की। रिज़ाइन करके फिर मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया। रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा था पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने के लिए और खान साहब का साथ देने के लिए मैंने रिज़ाइन करके सियासत में आना ज़्यादा बेहतर समझा। जो खान साहब का नज़रिया है, खुददारी, इंसानियत और इंसाफ, ये 3 ऐसे स्लोगन्स हैं जिनमें हर चीज़ शामिल है। मैंने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए PTI में शमूलियत इख्तियार की। चोरों डाकुओं से पैसे वापस लेने की एक मुहिम चलाई गई, क्या उसे दोबारा से चलाया जाएगा? हम अपने मुल्क की तामीर करें, मुल्क को बिल्ड करें। मुल्क की इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है, उस पर फोकस करें, लोगों की बेहतरी पे फोकस करें, वेलफेयर पे काम करें। हाँ, ये ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए कि जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, जराइम किए हैं, उनको सज़ाएँ दी जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। बहुत से सियासतदानों के हमने इंटरव्यूज़ किए, अवाम में भी गए, जलसों में भी गए, लेकिन आज हम एक ऐसी हस्ती के पास बैठे हुए हैं जिन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफिसर जॉब छोड़ के PTI को ज्वाइन किया। आज इनसे यही हम सवाल करने आए हैं कि क्या वजह थी, क्यों इन्होंने वो जॉब छोड़ दी। मतलब अगर आप गेजेटेड ऑफिसर हैं, आप एक अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं, आपका दिल ही नहीं करता कि आप वो जॉब छोड़ें। उस पर आपको फैसिलिटेट कर रही होती है गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं आपको, लेकिन उन सबको ये इन्होंने ठुकरा दिया। तो आज इनसे गपशप करते हैं, देखते हैं कि हमारे सवालों का क्या जवाब देते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ बैठे हुए PTI के जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर जनाब अहमद रशीद भट्टी साहब। सर, हम बेस से शुरू करते हैं। मतलब आपकी जो बेस है, मेट्रिकुलेशन आपने कहाँ से की, FA कहाँ से किया, हायर एजुकेशन कहाँ से आपने की? जी, मैट्रिक नहीं जी, मैंने O लेवल्स किया था। O लेवल्स मैंने प्राइवेटली किया था। उसके बाद फिर मैंने A लेवल्स किया लकास से। A लेवल्स में मेरे स्ट्रेट A's आए थे जी, जिनकी बुनियाद पे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई आगे कनाडा जाने के लिए। कनाडा से मैंने फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 4 साल की डिग्री की, वो करके पाकिस्तान वापस आया। पाकिस्तान वापस आके फिर मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल किया, पास कर लिया। उसके बाद फिर 7-8 साल सर्विस की। सर्विस करने के बाद फिर मैंने सर्विस से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करके फिर मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया। एक का नाम है एयरलिफ्ट, और जो अभी रिसेंटली शट डाउन हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की हाईएस्ट फंडिंग रेज़ की उन्होंने। और उसके अलावा दूसरे का नाम है ब्रिज लिंक्स, जो कि माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अभी भी चल रहा है। माशाल्लाह, उन्होंने भी बहुत अच्छी फंडिंग अभी रिसेंटली रेज़ की है। मैंने 1 मई को रिज़ाइन किया ब्रिज लिंक से, और 1 मई को रिज़ाइन करने की वजह सिर्फ यही थी कि उस जो रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा था पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने के लिए और खान साहब का साथ देने के लिए मैंने रिज़ाइन करके सियासत में आना ज़्यादा बेहतर समझा। सर, आपका बैकग्राउंड जो है वो लाहौर से ही है, आप ताल्लुक़ रखते हैं या लाहौर से बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं? बुनियादी तौर पे जी हमारा डिस्ट्रिक्ट तो लाहौर ही है, लेकिन लाहौर के गिरदो नवा में एक हमारा देहात है, लधे की उसका नाम है, जो रायविंड के बिल्कुल साथ मुल्हिका एक छोटा सा गांव है। हमारे आबा अजदाद तो वहाँ के ही रहने वाले थे हमेशा से, मैं भी वहाँ पे ही पला बड़ा हूँ, लेकिन कुछ अरसे से अब हम लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। स्पेशली PTI को क्यों जो है वो ज्वाइन किया? और भी सियासी जमातें काफ़ी हैं जो कि एज ए पॉलिटिकल पार्टीज़ जी पाकिस्तान में काम कर रही हैं जी, तो PTI ही क्यों? सर, जमातें जैसे आपने खुद ही कहा कि बहुत सी हैं, लेकिन देखना ये कि मेरे जो अज़ाइम है या मेरी जो सोच है, उसके साथ मिलती जुलती सोच या उसके साथ मिलता जुलता नज़रिया कौन सी जमात का है, तो वो जब मैंने देखा तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ PTI ही नज़र आई। जो खान साहब का नज़रिया है, खुददारी, इंसानियत और इंसाफ, ये 3 ऐसे स्लोगन्स हैं जिनमें हर चीज़ शामिल है। पूरी ज़िंदगी का महवर इसमें शामिल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए जिसका वीन आपकी सोच से हम आहंग हो। तो मैंने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए PTI में शमूलियत इख्तियार की। देखिए जी, जहाँ तक ये स्लोगन की आपने बात की है, इंसाफ जिस मुल्क में होगा वो मुल्क तरक्की करेगा, ये 100% बात है। और वो मुल्क हमेशा नीचे की तरफ आएगा, गहराई की तरफ जाएगा, जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा, जहाँ पे अमीर के लिए आसानियाँ होंगी और गरीब के लिए जो है वो मुश्किलात
पैदा की जाएंगी, वहाँ पे वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अहमद भाई ये बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि सियासी बैकग्राउंड क्या है? सियासी बैकग्राउंड ये है जी कि मेरा ख़ानदान पिछले 30 साल से सियासत में है। मेरे वालिद साहब, मेरे चचा, मेरे वालिद साहब 2 मरतबा मुंतखब मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, मशीर वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। माशाअल्लाह। मेरे चचा 2 मरतबा नाज़िम रहे हैं। उसके अलावा वकला की सियासत में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते रहे हमेशा से। मेंबर पंजाब बार भी रहे हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी रहे हैं। तो इसके अलावा ख़ानदान मेरे की माशाल्लाह पिछले 30 साल से बड़ी खिदमात हैं जी हमारे शहर और हमारे सूबे के लोगों के लिए। माशाल्लाह। देखिए जी, अगर आपके इलाका आपका आपसे मुतमिन है तो यकीनन वो आपको सिलेक्ट करेगा जी। और वो कहते हैं कि बल्ले को भी सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपके काम वहाँ पे अच्छे हैं, लोग आपसे मुतमिन हैं, तो वो आपका वोट बैंक और बढ़ जाएगा। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने पिछले 3 इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़े हैं और आज़ाद हैसियत में लाहौर जैसे शहर में होते हुए 20-21 हज़ार वोट वो हर दफ़ा लेते रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन जीत नहीं सके। 2-3 हज़ार के मार्जिन से हमेशा हमने लूज़ किया। तो ये चीज़ साबित करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमात को लोग सराहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। इसी मोहब्बत की रिश्ते को आगे लेके चलने के लिए ही मैं भी सियासत में आया हूँ कि उनकी तरह मैं भी अपने ख़ानदान का नाम रोशन करूं, अपने अवाम के लिए काम करूं, अपने हल्के के लोगों के लिए काम करूं, इस मुल्क और कौम की खिदमत करूं। कि जॉब में आप CSP ऑफिसर थे माशाल्लाह और अच्छे रैंक पे थे, सैलरी भी अच्छी थी, फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी जी। वो छोड़ना क्यों ज़रूरी था? अगर आप जॉब में रह के भी तो आप सियासत कर सकते थे और उसका बेनिफिट भी आपकी पार्टी को हो सकता था। पहली बात तो ये थी कि जॉब के साथ साथ आप सियासत नहीं कर सकते। कानूनी तौर पे आपको जॉब से रिज़ाइन करके 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि जॉब में लिमिटेड स्कोप है, सर्विस का स्कोप बहुत लिमिटेड है क्योंकि आपके हाथ बंधे होते हैं। बहुत सी मजबूरियाँ, बहुत से कवानीन ऐसे हैं जो आउटडेटेड हैं लेकिन आज भी लॉ बुक्स में हैं, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आप एक लिमिटेड स्कोप में रह के काम करते हैं, जो आपका स्कोप वाइड नहीं होता। इसके बरक्स अगर आप देखें तो सियासत में आके आपका स्कोप बहुत वाइड हो जाता है, अनलिमिटेड है, बड़े स्केल पे लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो मैं चूँकि हमेशा से चाहता था अपने मुल्क कौम की खिदमत करना, तो मैं अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं करना चाहता था किसी एक डोमेन में। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मुझे अगर आवाम के लिए कुछ करना है तो ये काम छोड़कर उस काम में आना चाहिए जिसमें मैं हकीकी तौर पे आवाम के लिए कुछ कर सकूं। विजन क्या है सियासत में आपका? विजन वही है जी जो मेरे कायद इमरान खान साहब का है, खुददारी, इंसानियत, इंसाफ। जिस माशरे में ये 3 चीज़ें नहीं पाई जाएंगी वहाँ पे इंसानियत, इंसाफ और खुददारी नहीं होगी अगर, तो मेरा ख्याल है कि इंसानियत का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा और हमारा माशरा बदकिस्मती से बड़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए, हमें ना तो इज़्ज़त नफ्स का ख्याल है एक दूसरे की, ना ही हम इंसानियत के किसी तकाजे को पूरा करें। खुददारी तो हमारी शायद वैसे ही मर चुकी है, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देख भी लिया जो हमारे पार्लियामेंट में हुआ है, जिस तरह से इंसानों की बोलियां लगाई गई और बोलियां लगा के उनको ख़रीद कर दूसरी साइड पर जाने पर मजबूर किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 स्लोगन्स जो खान साहब के हैं, यही हमारी पार्टी का भी विजन है, यही मेरा भी विजन है, ये हमारे कायद का भी विजन है। नाज़रीन, ये जो ख़रीदारी है MPA MNA की जो ख़रीदारी की जाती है हमारे पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये डायरेक्टली आप मैंडेट को चोरी कर रहे हैं। यानी कि मैंने अगर बिलफर्ज सेलेक्ट किया है, मैंने वोट डाला है अहमद भाई को इसलिए कि जी ये इमरान खान साहब के सिपाही हैं, और अगर ये पैसे लेके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, नून लीग को कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी को कर लेते हैं, किसी भी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, इट मीन्स कि इन्होंने ये मेरे जहन के ख़िलाफ़ चले, ये मेरे लीडर हैं ही नहीं। इसका मकसद ये बनता है। तो बहरहाल लोगों ने देख लिया कि जो लोग जो हैं वो पैसे लेके बिक गए, जिन्होंने ज़मीर अपने बेचे, उन्हें आज भी लोटे के नाम से पुकारा जा रहा है, लोग उन्हें जलील कर रहे हैं, घर से निकलना मुश्किल किया हुआ है। तो उम्मीद तो अब यही करते हैं हम कि कोई सियासतदान ऐसी हमाकत करने की कोशिश भी नहीं करेगा इंशाल्लाह। मैंने आपकी एक तस्वीर देखी जो कि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ जी, आप उनसे मिले, मुलाकात हुई आपकी जी। किस टॉपिक पे बात हुई, गपशप हुई, सियासत को लेके क्या गपशप हुई? असल में जी वो कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। वो आए थे हमारे घर पे, मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी तो उनकी इयादत करने के लिए आए थे।
तो उस वक्त मुनासिब नहीं था कोई सियासी गुफ्तगू उनके साथ करना। हाँ, बहरहाल उसके बाद उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई है, वहाँ पर उनसे गपशप लगी है। उस वक्त ज़िमनी इलेक्शंस चल रहे थे, उसके हवाले से बातचीत हुई उनके साथ मेरी। उसमें बड़ा उन्होंने हमारा जो किरदार था मेरा और मेरे ख़ानदान का, उसको बड़ा सराहा। चूँकि ज़िमनी इलेक्शन हमारी जहाँ पे इस वक्त रिहाइश है, इसी हल्के में हो रहा था, जो हमने बढ़ चढ़ कर उसमें अपने कैंडिडेट का भरपूर साथ दिया। और जी, हमने देखा कि आप वाकई में उसमें काफ़ी एक्टिव थे। जी, अल्लाह ने हमें कामयाबी से नवाजा उसमें। ये बताइएगा कि इस वक्त वफाक में हुकूमत जो है वो नून लीग की है, PDM की है। जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है वो जानिबदार अंदाज में काम कर रहा है, गैर जानिबदार अंदाज में काम नहीं कर रहा। ये कहने में मैं हक बजानिब हूँ, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे वो ये किए थे कि तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा सुना जाए और उनका फैसला भी इकट्ठा किया जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ PTI पे ही उसने जोर दिया हुआ है, उसे उसने टारगेट किया हुआ है। इसकी बैक एंड पे वजह मेरा ख्याल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सबको ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। इन हालात में अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं, हो जाते हैं, जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, तो क्या PTI जीत पाएगी? जी बिल्कुल, आपने देखा, हालांकि आपकी बात दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन कोई कसर नहीं छोड़ रहा। PTI को हराने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्री पोल रिगिंग के जितने भी दुनिया में नोन तरीके हैं वो सारे के सारे हथकंडे इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त अडॉप्ट किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा ज़िमनी इलेक्शंस में कि अल्लाह ने फजल किया, अवाम ने इतनी तादाद में निकल कर वोट डाले कि इनके सारे जो हथकंडे थे वो किसी काम नहीं आए। टर्नआउट इतना ज़्यादा हुआ जो PTI की फेवर में गया, तो सारे जो इनके जाली हथकंडे थे, इलेक्शन को रिग करने की जितनी कोशिशें थी वो सारी नाकाम हो गई, जिसकी बुनियाद पे PTI इतनी अक्सरियत में सीटें भी जीत गई। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आइंदा भी इलेक्शन होते हैं और इसी तरह से टर्नआउट होगा तो मैं भरपूर उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला PTI 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। एक बच्चे को बेस बना के और एक छोटे से एक डायलॉग को, जी, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, उसे बारे बेस बना के गिरफ्तारी कर ली जाती है जी, और मज़ीद गिरफ्तारियों का भी इंकशाफ हो रहा है कि की जाएंगी। जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हमारा मुल्क एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तारीख अगर देखें तो यहाँ पे लाकानूनियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जिसको चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें मरोड़ तरोड़ के कानून को इम्प्लीमेंट कर लें। अब जो हो रहा है इस वक्त हमारे मुल्क में मीडिया के साथ, वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, सारी आवाम इससे वाकिफ़ है। KRY को ऑफ एयर कर दिया गया, शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। हालांकि इसके बरक्स अगर देखें तो दूसरी जमातों के जो कायदीन हैं उन्होंने इससे ज़्यादा संगीन बातें की हुई हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अपने जलसों में गालियां तक दी हुई हैं, वो उसकी ऑन रिकॉर्ड चीज़ें पड़ी हुई। तो ये विक्टिमाइजेशन हमारे मुल्क में हमेशा से होती है, अभी भी हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कल को जब हमारी हुकूमत आएगी तो हालात बेहतर होंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कवानीन जिनके ज़रिए विक्टिमाइज़ किया जाता है लोगों को, उनको ख़त्म किया जाए। सही। मईशत का इस वक्त जो हाल है वो सबके सामने है। जी, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है हमारी, जी, जबकि GDP रेट 6 पे था जब PTI की हुकूमत थी और 7 को टारगेट रखा हुआ था जी, और इस वक्त आई थिंक 3 के करीब चला गया, जी, 3 या 3.5 राउंड अबाउट। जी, मईशत की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इन हालात में अगर PTI आ जाती है जी, तो क्या संभाल पाएगी, और अगर संभाल पाएगी तो कितना अरसा लगेगा उसे स्टैंड लेने में आपके ख्याल से? ये देखें, उम्मीद तो कभी भी इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल PTI इस चीज़ के केपेबल है। आपने देखा कोरोना के बावजूद हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो बेहतर से बेहतर होता चला गया हर साल में। हमारी इंडस्ट्री दोबारा से अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हो गई, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई, बाकी भी मैशत का पहिया चलना शुरू हो गया था। लेकिन मुझे नहीं समझ आई आज तक कि हमारे फ़ैसला करने वाले जो थे उनको क्या सूझी, क्या उनके ज़हन में था कि उन्होंने अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क जो है तबाही की तरफ धकेल दिया। PTI की गवर्नमेंट में तो ठीक हालात जा रहे थे, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब से PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है आप देखें एक ऐसी नोज़ डाइव शुरू हुई है कि उसमें से हम संभल ही नहीं पा रहे। PTI को कितना अर्सा है, पहले अगर हम पिछली हुकूमत देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 साल में वो आप कह लें कि इस काबिल हुई कि वो आवाम को फैसिलिटेट कर सके, लेकिन जब आवाम को फैसिलिटेट करने का टाइम आया तो रिजीम चेंज ऑपरेशन करके और इस हुकूमत को हटा दिया गया। अब आप क्या समझते हैं कि कितना अर्सा लगेगा? तब PTI की हुकूमत एक नई टीम थी,
जिसे ना तजर्बाकार हम कह सकते हैं, उस वक्त तजर्बा नहीं था, अब एक तजर्बाकार टीम है उनके पास माशाल्लाह। अब अगर पीटीआई की हुकूमत आती है तो इस जीडीपी रेट के साथ, इस मईशत के साथ, इस बजट के साथ आपके ख्याल से कितने अरसे में वो स्टैंड कर पाएंगे? देखिए मेरे ख्याल से ये प्रिडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल होगा कि कितना एग्जैक्ट टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश होगी बहसीयत जमात कि हम इस मुल्क को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को इस बुरान से जल्द अज जल्द निकालें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हमसे लोग सवाल करते हैं, ये जो मैंने भी सवाल अहमद रशीद भट्टी साहब से अभी किया है, ये सवाल लोग हमसे करते हैं। मेरा मानना ये है कि पहले 3.5 साल में इस हुकूमत ने इस मुल्क को इस जगह पे लेकर आए कि आवाम की खिदमत की जा सके। अब एक एक्सपीरियंस उनके पास आ गया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें मे बी 1.5 से 2 साल फिर भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क की मईशत बहुत गिर चुकी है। 17 बिलियन से 9 बिलियन पे आ गई, या गालबन शायद इससे भी कम नीचे। मेरे ख्याल आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, वो हमारे 17 बिलियन से 9 बिलियन पे आ गए हैं, और मेरे ख्याल 1.5 महीने की सारी इंपोर्ट्स की हमारे पास इस वक्त रह गए हैं। तो हालात तो इस वक्त बहुत संगीन होते जा रहे हैं। महंगाई हर रोज़ बढ़ती जा रही है। बिजली के बिल देखें, गैस का बिल देखें, अशिया खुर्दनोश देखें, बहुत महंगी हो गई। हर रोज़ लोगों की वीडियोज़ आ रही हैं। कल मैं पढ़ रहा था किसी शख्स ने खुदकुशी कर ली, अपनी 2 बच्चियों को ज़िबा करने के बाद खुदकुशी कर ली। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी। और उसने जो अपना खुदकुशी का नोट लिखा, उसने लिखा कि मेरे पास घर का किराया देने के भी पैसे नहीं थे, जिससे तंग आकर मैंने अपनी बच्चियों का भी गला काट दिया और ख़ुद भी खुदकुशी कर रहा हूँ। इससे पहले हमने देखा कराची से खातून की वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसमें वो शिकवा कर रही हैं बिल्स का कि यूनिट्स बड़े थोड़े से हमने यूज़ किए हैं, लेकिन बिल है कि हज़ारों में आ रहा है। तो इतनी महंगाई में लोगों का जीना मुहाल हो गया। हमारे हुक्मरानों को, हमारे फ़ैसला करने वाली हुकूमतों को इन चीज़ों के बारे में गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये अवाम और ये मुल्क रहेगा तो सब कुछ होगा। अगर ये कौम का एतमाद ही ख़त्म हो जाता है अपने हुक्मरानों पे, तो क्या रह जाएगा पीछे। और मुझे लगता है कि मुझे बल्कि ख़दशा है कि हम बड़ी तेज़ी से इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि कौम का हुक्मरानों से और इदारों से एतमाद ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक बड़ी खौफनाक बात है। बिल्कुल, ये हमें इस बारे में बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए। अल्लाह करे जी कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। हम दुआएं कर सकते हैं। बाकी हुक्मरान ये जो एक जंग इन्होंने छेड़ दी, अल्लाह करे इससे जल्दी बाहर आए। और हम दुआ करते हैं जनरल इलेक्शन जल्दी हों, ताकि मुल्क एक साइड पे, किसी साइड उसे सिमत नज़र आए कि किस सिमत चल रहा है। फ़िलहाल सिमत मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इस वक्त दिख रही है, जो हालात मुल्क के इस वक्त हो चुके हैं। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं, पीटीआई की हुकूमत आ जाती है जी, तो क्या जो पहले चोरों डाकुओं से पैसे वापस लेने की एक मुहिम चलाई गई थी जी, क्या उसे दोबारा से चलाया जाएगा? क्या वो पैसा वापस लाने की दोबारा से कोशिश की जाएगी? क्योंकि अब वो सारे जो कानून बनाए थे, कानून साजी थी, वो सारी रिवर्स कर दी गई है जी। तो क्या वो दोबारा से कानून साजी हो पाएगी? देखिए ये तो पार्टी फैसला करेगी कि आइंदा का लाहेअमल इस हवाले से क्या होगा, लेकिन मेरा मशवरा पार्टी को यही होगा कि बजाय इसके कि हम इन चीज़ों में, पहले भी हमने बहुत वक्त ज़ाया किया, आइंदा भी इन्हीं चीज़ों में वक्त ज़ाया करते रहें। हम अपने मुल्क की तामीर करें, मुल्क को बिल्ड करें। मुल्क की इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है, उस पर फोकस करें, लोगों की बेहतरी पे फोकस करें, वेलफेयर पे काम करें। हाँ, ये ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए कि जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, जराइम किए हैं, उनको सज़ाएँ दी जाएँ, लेकिन हम इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि अगर हम फिर से उसी तरफ जाएंगे तो हम उसी में उलझे रहेंगे, आगे बढ़ने की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो मैं अपनी पार्टी के जो करता धरता है उनसे यही अपील करूँगा कि हमें मुल्क के बारे में सोचते हुए, मुल्क के वसी तर मफाद में सोचते हुए मूव ऑन करना चाहिए। बहुत अच्छा आपका जवाब है, और यकीन करें कि मैं ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता था आपसे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी मतलब ये सोच देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत अच्छा आपका जवाब है कि मुल्क को देखा जाए। बेहतर है कि हम जिस तरह पहले माशाल्लाह पीटीआई ने इस मुल्क को बड़े अच्छे तरीके, ऐसे तरीके से संभाला हुआ था। बात वही कि जीडीपी रेट आप देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, हर तरह से जो है पाकिस्तान आगे जा रहा था, और पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क से भी बहुत आगे चला गया था इंडस्ट्री के हिसाब से, जिसका उन्होंने अपने बारहा अपने चैनल्स पे जिक्र भी किया, चीख कर जिक्र किया कि हमारे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पाकिस्तान ले गया है। और ये कोरोना के दरमियान गालबन मैं ये देखता रहा हूँ तो बहुत चीख रहे थे। तो कोरोना के दरमियान भी
इंडस्ट्री को इमरान खान साहब ने बंद नहीं होना दिया। बिल्कुल। तो अल्लाह करे जी दोबारा से हमारा मुल्क तरक्की की राह पर चले, इन झगड़ों से बाहर आए, जल्द अज जल्द इस मुल्क का फ़ायदा हो ताकि आवाम का भी फ़ायदा हो, आवाम को भी सहूलत मिले, वो भी फैसिलिटेट हो। जी नाज़रीन, आज हमने एक ऐसे इंसान से मुलाकात की कि जिन्होंने माशाल्लाह हाई एजुकेशन तक गए, उसके बाद वो CSP ऑफिसर बने और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जॉब की कुर्बानी दी उन्होंने, सिर्फ इसलिए ये सोच के कि यार मैं इस मुल्क के लिए कुछ करूँ। वरना मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें कोई ज़रूरत है, जो इनका रहन सहन मैं देख रहा हूँ, इन्हें कोई मेरा नहीं ख्याल कि सियासत की ज़रूरत है इन्हें। और बहरहाल मुझे खुशी होगी कि अगर इस सोच के लोग और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग सियासत में एंटर हों, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग सियासत में आएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत कम आते हैं, पढ़े लिखे लोग जब सियासत में आएंगे तो मैं समझता हूँ वो अच्छी सियासत कर सकेंगे, वो सियासत कर सकेंगे जो कि मुल्क और कौम की मुफाद में हो। देखते रहिए जी मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हम मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, एंटरटेनिंग वीडियोज़ और जो वीडियोस आपको पसंद है वो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।